हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। तो इस वीडियो में हम कंटेम्प्रेरी इंडियन एजुकेशन फर्स्ट यूनिट को डिस्कस कर रहे हैं। और आज का जो हमारा टॉपिक है वो क्या है? पॉलिसीज, एक्ट्स एंड प्रोविजन। क्या क्या पॉलिसीज आई, क्या क्या एक्ट्स रहे, क्या क्या प्रोविजन बने, किससे रिलेटेड, हमारे एजुकेशन से रिलेटेड क्या क्या चीज़ें बनी, उन सब के बारे में आज हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। देखो, प्रियम्बल क्या कहता है कॉन्स्टिट्यूशन का? वी द पीपल ऑफ इंडिया हैविंग सोलम, ना, हम जो लोग हैं इंडिया के, वी द पीपल ऑफ इंडिया, है ना। मतलब हमारे पास डेमोक्रेटिक, सोशलिस्ट, सेकुलर, रिपब्लिक अधिकार है, बहुत सारी चीजें हमारे पास, हर सिटीजन के पास। अब लेकिन अभी भी, आज भी, इवन टुडे, बहुत से लोग ऐसे हैं जिनको अपने अधिकारों के बारे में नहीं पता। वो जानते ही नहीं है कि उनके राइट्स क्या है। बहुत से लोग, इवन आप भी होंगे, जो आपको आपके राइट्स नहीं पता होंगे। आपके राइट्स क्या हैं, आपकी ड्यूटीज क्या है। सिर्फ राइट्स ही हमारी ज़िंदगी नहीं है ना भाई, कि ये भाई ये तो मेरा अधिकार है, परम सिद्ध अधिकार है, मैं ये लेकर रहूँगा। राइट्स के अलावा कुछ ड्यूटीज़ भी होती है हमारी हमारी कंट्री को लेकर। ना तो हमें हमारी ड्यूटीज़ पूरी तरह से पता है, ना हमारे राइट्स हमें पता है, ना हमें हमारी फैसिलिटीज़ पता हैं जो हमें अवेलेबल कराई जा रही हैं। और स्पेशल एफर्ट्स हम बार-बार इस डायरेक्शन में कर रहे हैं टाइम टू टाइम, ताकि मतलब पास्ट से अगर हम कंपेयर करें, पास्ट में तो बहुत ही कम लोगों को पता था। अभी थोड़े बहुत लोगों को पता लगने लगा है ना? अभी हम कहेंगे पास्ट में मेजॉरिटी ऑफ द पीपल थे जिनको नहीं पता था, और अभी मेजॉरिटी ऑफ द पीपल को पता है ना? लेकिन फिर भी अभी जो कुछ है सेक्शन सोसाइटी का जिसको नहीं पता, और वी आर कॉन्टिन्यूसली वर्किंग फॉर द अपलिफ्टमेंट ऑफ द सोसाइटी। मतलब सोसाइटी बढ़े, इसके लिए हम कॉन्टिन्यूसली क्या कर रहे हैं, काम कर रहे हैं, है ना। वीकर सेक्शंस आगे बढ़े, वो किसी भी चीज़ से डिप्राइव ना रहे, मतलब कोई भी चीज़ की उनको कमी ना रह जाए। और ऐसा ही डॉक्टर बी आर अम्बेडकर थे, जो जिन्होंने इनइक्वालिटीज से लड़ने के लिए मतलब एक तरह से आवाज़ उठाई थी। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, आपने इनका नाम सुना होगा। इन्होंने जो बैकवर्ड सोसाइटीज़ हैं, उनके लिए आवाज़ उठाई थी कि वो लोग पीछे ना रह जाएँ सोसाइटी में, और मतलब किसी चीज़ की उन्हें कमी ना रह जाए। तो उनके अंडर कौन-कौन सी चीज़ें आती थी, मतलब जो डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने जन-जन सोसाइटीज़ के लिए काम किया था, वो कौन थे हमारे? लाइक शेड्यूल कास्ट, एससी आपने सुना होगा, शेड्यूल ट्राइब्स, एसटी, अदर बैकवर्ड क्लासेस, ओबीसी जिसको हम बोलते हैं, आपने बहुत बार सुना होगा। हैंडीकैप्ड लोगों के लिए काम किया था, ठीक है, और माइनॉरिटीज़ के लिए। तो बेसिकली उनका मानना ये था कि उन्होंने ऐसा क्यों स्टेप उठाया, क्योंकि भाई आज के टाइम तो हम मानते हैं कि इन सबको अलग-अलग रिज़र्व कैटेगरीज़ में डाला जाता है। इन सभी ग्रुप को, अगर मैं इंडियन सोसाइटी की बात करूँ, ये अपनी लाइफ़ उतने एडवांटेज के साथ नहीं जी पा रहे थे। वो बैकवर्डनेस थी उनके अंदर, उनके एटीट्यूड के अंदर, मतलब उनको प्रॉपर मोटिवेशन भी नहीं मिलता था। तो इन्होंने स्टेप उठाया इसके लिए। जो कॉन्स्टिट्यूशन जो है हमारा इंडिया का, वो कुछ वीकर सेक्शन के लिए, हमारे वीकर सेक्शन के लिए, सोसाइटी के लिए बहुत कुछ कर रहा है। जिसमें से फर्स्ट है हमारी फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन, ठीक है? फ्री प्लस कंपल्सरी, सिर्फ फ्री ही नहीं, कंपल्सरी भी एजुकेशन है। एजुकेशन ऑफ माइनॉरिटीज़, मतलब माइनॉरिटीज़ जो लोग हैं वो पढ़ेंगे, उनकी एजुकेशन के लिए इन्होंने आवाज़ उठाई। हमारी जो गवर्नमेंट है, हमारी सरकार है, ये काम करे, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन ये काम करे, ठीक है? उसके बाद फ्रीडम फॉर प्रोवाइडिंग द रिलीजियस एजुकेशन। रिलीजियस एजुकेशन भी मतलब जैसे रिलीजियस होता है आपका धर्म का ज्ञान, है ना? तो वो भी लोगों को मिलेगा। रिलीजियस वर्कशॉप होंगी सर्टेन एजुकेशन इंस्टीट्यूशन में। एजुकेशन फंक्शन ऑफ गवर्नमेंट एंड वेरियस लेवल, मतलब हर लेवल पर जो हमारे गवर्नमेंट है ना, वो काम कर रही है। एंड एजुकेशन ऑफ द सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस एंड वुमेन। देखो, अभी मैं बात करूँ तो अभी तो बहुत ही ज़्यादा सभी, मतलब ऑलमोस्ट सभी वुमेन जो हैं क्या है, एजुकेटेड है। लेकिन पहले ऐसा नहीं होता था। पहले लड़कियों को नहीं पढ़ाया जाता था। ये तो भाई हमारी राइट्स बनी, उसके बाद ये सारे काम हुए। पहले तो क्या किया जाता था, लड़कियों को सिर्फ घर का काम कराया जाता था, और यही सब था।
तो अभी हम इसमें पढ़ने वाले हैं क्या-क्या राइट्स, क्या-क्या चीज़ें मिली। तो सबसे पहली जो राइट है वो है फ्री एंड कंपल्सरी। मैं पहली राइट के बारे में बात करूँगी, फ्री एंड कंपल्सरी प्राइमरी एजुकेशन। देखो मैं प्राइमरी एजुकेशन का यहाँ पे क्या मतलब है कि 5th क्लास तक का बच्चा हमारा प्राइमरी के अंदर आता है ना। स्टेट ये ध्यान रखेगा कि 10 साल तक विद इन अ पीरियड ऑफ 10 ईयर्स, मतलब कॉन्स्टिट्यूशन जब बना था फ्री और कंपल्सरी एजुकेशन 10 साल के अंदर हम, मतलब वो चाहते थे ये इम्प्लीमेंट हो जाए कि सभी को फ्री और कंपल्सरी एजुकेशन मिल रही हो। एक 14 साल के बच्चे तक की उम्र तक बच्चा पढ़े, ज़रूर पढ़े, फ्री पढ़े प्लस कंपल्सरी पढ़े। ऐसा कौन कहता है? आर्टिकल 45 कहता है। वेरी 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 इम्पॉर्टेंट। कौन सा आर्टिकल कहता है? आर्टिकल 45 ऐसे कहता है, The universalization of elementary education has been one of the most important goals of educational development in India. यूनिवर्सलाइजेशन हमने लास्ट वीडियो में पढ़ा था। यूनिवर्सलाइजेशन होता है सभी को समान एजुकेशन मिले, मतलब हर जगह जो एजुकेशन का लेवल है ना वो सेम हो, फ्री और कंपल्सरी एजुकेशन मिले। तो ये हमारा कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया हमारा आर्टिकल 45 के अंदर ये कहता है। अब यूनिवर्सलाइजेशन प्रोसेस में भी कुछ प्रॉब्लम्स आई, जैसे कि फाइनेंशियल सोर्सेज नहीं मिल पाए सरकार को, बहुत छोटे छोटे गांव थे, फ्री टेक्स्ट बुक अवेल करानी थी उनको, फ्री स्कूल हेल्थ सर्विस। अब भाई इतना कुछ फ्री करेंगे तो उसके पास उनके लिए उतना पैसा भी तो होना चाहिए ना। और पेरेंट्स कोऑपरेट नहीं करते थे। पेरेंट्स कहते थे क्यों भाई, हमारे बच्चों को पढ़ाना क्यों ज़रूरी है, हमें नहीं पढ़ाना। मतलब पेरेंट्स भी इस चीज़ के लिए, और फिर स्टूडेंट्स ड्रॉप आउट कर देते। लाइक उन्होंने 2 साल की पढ़ाई करी और फिर वो ड्रॉप कर गए। अब भाई बहुत सारी प्रॉब्लम्स इसके लिए आई। कोई भी अच्छा काम करने जाते हैं तो प्रॉब्लम तो आती ही हैं। तो हमारा जो फर्स्ट था आर्टिकल 45 यानी प्राइमरी एजुकेशन, उसके लिए ये चीज़ हुई और ये प्रॉब्लम्स आई। आगे बात करते हैं सेकंड प्रोविजन की, दैट इज राइट ऑफ माइनॉरिटीज टू एस्टैब्लिश एंड एडमिनिस्टर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन। यानी ये जो राइट है ये किसके लिए है? माइनॉरिटीज के लिए है। इसमें है क्या, मतलब वो अपना एक एजुकेशन इंस्टीट्यूशन सेटअप कर सकते थे। इसके अंदर 2 आर्टिकल के बारे में हम डिस्कस करेंगे, आर्टिकल 29 एंड आर्टिकल 30। आर्टिकल 29 क्या करता है? इट प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ माइनॉरिटीज, मतलब जो माइनॉरिटीज चाहते हैं वो उनको मिल पाए, उसको प्रोटेक्शन दे रहा है। मतलब इसके अंदर क्या बात कही गई कि एनी सेक्शन ऑफ द सिटीजन रिसाइडिंग इन द टर्शरी territory of the India or any part thereof having a distinct language, script or culture of its own shall have the right to conserve the same. कोई भी सेक्शन सिटीजन का कहीं पर भी रह रहा हो इंडिया के अंदर, चाहे वो कैसी भी लैंग्वेज को बोल रहा हो, कैसे भी स्क्रिप्ट में पढ़ रहा हो, उसके पास अधिकार है कि वो जैसे पढ़ रहा है, जैसा है वो वैसा ही रहे, कंजर्व द सेम। और कोई भी सिटीजन को मना नहीं करा जाएगा, किसके लिए? एडमिशन के लिए। किसी भी तरह के सिटीजन को, भाई आप इस रीजन से, सो एंड सो रीजन से एडमिशन नहीं ले सकते, किसी भी सिटीजन को मना नहीं कर सकते थे। ठीक है, अकॉर्डिंग टू देयर रिलीजन, रेस, कास्ट, लैंग्वेज या कोई भी चीज़ के बेसिस पर आप उनको मना नहीं कर सकते। आर्टिकल 30 क्या कहता है? इट द राइट ऑफ माइनॉरिटीज टू एस्टैब्लिश एंड एडमिनिस्टर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन। मतलब हर माइनॉरिटी जो है, चाहे वो किसी भी रिलीजन या लैंग्वेज पर बेस्ड नहीं है, उनके पास अधिकार है कि वो अपना एजुकेशन इंस्टीट्यूशन, अपने चॉइस का एजुकेशन इंस्टीट्यूशन इस्टेब्लिश कर सकें और अपनी चॉइस से ले सकें। स्टेट डिस्क्रिमिनेट नहीं करेगी, यानी भेदभाव नहीं करेगी इस चीज़ के अंदर। देखो हम और चीज़ों की बात नहीं कर रहे हैं, हम यहाँ पे एजुकेशन की बात कर रहे हैं। तो स्टेट इसमें डिस्क्रिमिनेशन नहीं करेगी, वो उनको बिल्कुल जगह देगी, उनको उनके लैंग्वेज या उनके रिलीजन का बेस, मतलब उनके साथ कोई भी भेदभाव नहीं होगा। ठीक है, उसके बाद आई हमारी एनपीई, जिसको आपने बहुत बार सुना होगा, एनपीई
इसका नाम हमने बहुत बार सुना होगा बहुत सी चीज़ों में, एनपी 1986। अब ये है क्या? इट इज़ द नेशनल पॉलिसी ऑफ एजुकेशन। और आपने अभी पीछे ही आई थिंक अराउंड 2020 में भी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी हमारी आई, एनईपी, है ना? उसमें काफ़ी चेंजेस आए। तो टाइम टू टाइम नेशनल पॉलिसीज़ एजुकेशन के लिए आती ही रही हैं और उनमें कुछ बदलाव होता ही रहा है, और हमेशा बदलाव जो था वो हमारे भले के लिए था, है ना? तो 1986 की जो एनपी थी उसके मेन गोल क्या थे? सबसे पहले प्री मैट्रिक स्कॉलरशिप स्कीम, इसको हम थोड़ा सा देख लेते हैं कि एनपीई जो है वो क्या क्या कहता है। ठीक है, एनपीई, क्योंकि नेशनल पॉलिसी ऑफ एजुकेशन के बारे में जानना तो हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। इफ़ वी आर गोइंग इनटू दी फील्ड ऑफ एजुकेशन, हमें पता होना चाहिए कि सरकार ने हमारी एजुकेशन के लिए क्या क्या किया था, है ना? तो पहली बात मैं करूं अगर फर्स्ट पॉइंट में, तो प्री मैट्रिक स्कॉलरशिप स्कीम चली, और मतलब क्लास फर्स्ट से 10वीं से पहले तक के जो फर्स्ट क्लास से बच्चे, प्री मैट्रिक का मतलब 10वीं से पहले वाले बच्चों को एक स्कॉलरशिप मिलेगी, है ना? फिर उसके बाद रिक्रूटमेंट ऑफ टीचर्स, मतलब जो टीचर्स आएंगे उनको भी हम शेड्यूल कास्ट से ले सकते हैं, ये भी स्कीम के अंदर लिखा हुआ था। उसके बाद एससी स्टूडेंट्स को हेडक्वार्टर्स में ही, डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर्स में ही हॉस्टल प्रोवाइड कराया जाएगा। जो एससी शेड्यूल कास्ट वाले स्टूडेंट्स होते हैं उनको हॉस्टल प्रोवाइड कराया जाएगा वहीं हेडक्वार्टर्स में। और स्कूल की बिल्डिंग जो लोकेट करे जाएगी, लाइक लोकेशन ऑफ स्कूल बिल्डिंग, बालवाडीज एंड एडल्ट एजुकेशन सेंटर्स इन सच अ वे टू फैसिलिटेट द फुल पार्टिसिपेशन ऑफ शेड्यूल कास्ट, मतलब ऐसी जगह पर स्कूल बनाए जाएं जहाँ पर हमारे जो एससी एसटी वाले लोग हैं वो फुल पार्टिसिपेशन दे सकें, एडमिशन करा सकें, आसपास के लोग आ सकें। तो इस तरह की लोकेशन में स्कूल को बनाया जाएगा। एंड नए नए मेथड इन्वेंट करेंगे ताकि जो शेड्यूल कास्ट है वो एजुकेशन के प्रोसेस में भाग ले सके, हिस्सेदारी ले सके। शेड्यूल ट्राइब की एजुकेशन के लिए भी एनपी के अंदर बहुत चीज़ें थी, जैसे कि अब प्रायोरिटी उन्हें दी गई। प्रायोरिटी जैसे प्राइमरी स्कूल खुलता था ट्राइबल एरियाज में खोला गया। प्राइमरी स्कूल जो खुला वो कौन से एरियाज में खोलने जाने की प्रायोरिटी थी? प्रायोरिटी होती है जिसको हम पहली प्रेफरेंस देते हैं, तो वो ट्राइबल एरियाज को पहली प्रेफरेंस दी गई। और educating and promising the scheduled tribe youth will be encouraged and trained to take up the teaching in tribal areas। अब इन यूथ को encourage करा गया कि भाई पढ़ो और फिर इसी फील्ड में बहुत आगे बढ़ो, तो encouragement की गई शेड्यूल ट्राइब्स के लिए। ये सब हमारा पॉलिसी के अंदर था, और जब पॉलिसीज आती हैं वो धीरे धीरे इम्प्लीमेंट होना शुरू होती है। फिर उसके बाद रेजिडेंशियल स्कूल हुए जैसे आश्रम स्कूल, और फिर आंगनवाड़ी, नॉन फॉर्मल एंड एडल्ट एजुकेशन सेंटर भी मतलब खोले गए। आंगनवाड़ी आपको पता होगा यहाँ पर एक मतलब हर तरह की चीज़ें आपको इस जगह पर मिलती हैं, अभी भी आंगनवाड़ी चलते हैं बहुत सी जगह पर। कंटेंट एंड वैल्यू ओरिएंटेशन ऑफ द करिकुलम इन रिस्पेक्ट टू एसटीज, जो कंटेंट है वो मतलब शेड्यूल ट्राइब्स के अकॉर्डिंग बनाया जाएगा, उनकी ओरिएंटेशन, उनका करिकुलम जो सेट करा जाएगा वो शेड्यूल ट्राइब के अकॉर्डिंग करा जाएगा। तो इसी तरह उन्होंने अदर बैकवर्ड सेक्शन के लिए और माइनॉरिटीज़ के लिए भी बहुत काम किया। अगर हमने दो चीज़ें पढ़ी हैं अभी, हमने प्राइमरी एजुकेशन, फिर माइनॉरिटीज़ के लिए क्या क्या काम हुआ। अगली हम तीसरी बात करते हैं क्या, फ्रीडम फॉर अटेंडिंग रिलीजियस इंस्ट्रक्शन। अब कहीं पर भी रिलीजियस कोई चीज़ चल रही है, मान लो हिंदुओं का चल रहा है, लाइक हिंदू में भी आपको पता है ना बहुत सी चीज़ें, जैसे आप आज के टाइम में देखो राधा स्वामी वाले हैं, ये वाले बाबा वाले हैं, फलाना है, मतलब बहुत से हैं। बट आप क्या करेंगे, आपके पास ये अधिकार है, फ्रीडम है, मतलब कोई आपको रोक टोक नहीं कर सकता। किस चीज़ का फ्रीडम है? फॉर अटेंडिंग द रिलीजियस इंस्ट्रक्शन और रिलीजियस वर्शिप एट सर्टेन एजुकेशन इंस्टीट्यूशन। कहीं पर भी अगर कोई रिलीजियस इंस्ट्रक्शन चल रही है तो आप बिल्कुल जाके वहाँ पर पार्टिसिपेट कर सकते हैं। ये कौन से आर्टिकल में लिखा है? आर्टिकल 25 कहता है दैट एवरी सिटीजन के पास अपना अधिकार है, वो कोई भी रिलीजन अडॉप्ट कर सकता है। मतलब कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है भाई, ये नहीं कि
अब आपको कोई बोलते है कि आप इसी राम भगवान को ही मानो या श्याम को ही मानो या राधा रानी को ही मानो या माता रानी को ही मानो। नो, क्यों? क्योंकि ये हमारा कॉन्स्टिट्यूशन कहता है 25 आर्टिकल के अंदर कि आप कोई भी रिलीजन को अडॉप्ट कर सकते हो, जबकि 28 एक्ट के अंदर ये बताया गया है दैट institution which are run on the government aid should be banned for religious to publicity। मतलब वहां पर कोई रिलीजियस वाले आके अपनी पब्लिसिटी नहीं करेंगे। 28 वाले में क्या कर, किसी भी एजुकेशनल इंस्टीट्यूट में आके रिलीजियस लोग अपनी पब्लिसिटी नहीं करेंगे कि हमारा धर्म ही सबसे ऊंचा है, आओ आप इस धर्म को अपना लो। ऐसा करके कोई भी अपनी पब्लिसिटी नहीं करेगा। फिर आर्टिकल 28 सेक्शन 2 के अंदर कहा गया है दैट इंस्टीट्यूशन जो स्टेट गवर्नमेंट रन करती है, runs by the state government, but these types of institution run by religion trust। देखो, कुछ एजुकेशन होते हैं जो सरकार रन कर रही है कुछ होते हैं ट्रस्ट रन करते हैं, है ना, तो उनको पब्लिसिटी अलाउ होनी चाहिए, जो वो ट्रस्ट रन कर रहे हैं ना वो वाले। और सेक्शन 3 के अकॉर्डिंग कोई भी पर्सन को ऐसे कोई भी अलाउमेंट नहीं है कि वो रिलीजियस एजुकेशन ले और and pray in the recognized and aided institution and there is no participation in religious activity। अब देखो 28 के सेक्शन 3 थे, सेक्शन 1 के एक्ट 1 के अंदर उन्होंने क्या कहा कि भाई बैन हो जाने चाहिए पब्लिसिटी। फिर 2 के अंदर उन्होंने कहा भाई गवर्नमेंट वाले स्कूल भी होते हैं और कौन से वाले स्कूल होते हैं हमारे, रिलीजियस ट्रस्ट वाले भी, तो रिलीजियस ट्रस्ट वालों में आप कर सकते हैं, ठीक है, पब्लिसिटी वो अलाउ है। फिर सेक्शन 3 के अंदर क्या कहा, कोई भी पर्सन जो है वो रिलीजियस एजुकेशन नहीं करेगा। तो ये 28 के ही जो 3 अलग अलग सेक्शन है, ये अलग अलग बातों को कहते हैं। ये बात आपको समझ में आ गई होगी। तो यह सब चीज़ें किससे रिलेटेड थी, रिलीजियस से रिलेटेड थी। इन ऑल आप कोई भी रिलीजियस प्रैक्टिस कर सकते हैं, आपको कोई भी किसी भी तरह की रोक टोक नहीं कर सकता। दिस इज योर फ्रीडम, योर चॉइस। आगे बात करते हैं एडुकेशन फॉर एडुकेशनली एंड सोशली बैकवर्ड क्लासेस। सोशली बैकवर्ड क्लासेस जो थी और वुमेन यहाँ पर हम बात करेंगे उनके लिए क्या करा गया। तो वुमेन की एजुकेशन सबसे मेजर प्रॉब्लम थी इंडियन सोसाइटी की, क्योंकि अवेयरनेस ही नहीं थी लोगों में। मतलब वो चाहते ही नहीं थे लोग लड़कियों को पढ़ाना। फिर नई एजुकेशन पॉलिसी आई, उसके अंदर वुमेन की एजुकेशन को ज़्यादा जोर डाला गया और बहुत एम्फेसिस उन्हीं की एजुकेशन पर रखा गया। चाहे मतलब उनके पास उनको वोकेशनल एजुकेशन मिले, मतलब जो उनको अपने डेली लाइफ में करना है वही चीज़ें सिखाएं, प्रोफेशनल कोर्सेज सिखाए जाएं। तो ये एजुकेशन के लिए जो एम्फेसाइजमेंट है ये कहाँ पर हुआ, नेशनल पॉलिसी ऑफ एजुकेशन के अंदर हुआ, ठीक है। तो अगर वुमेन एम्पावरमेंट ईयर इसको कहा जाता है 2001 को, 2001 जो साल है इसको वुमेन एम्पावरमेंट ईयर कहा जाता है। मतलब यहाँ पर जो रूरल वुमेन है वो मतलब जो मतलब आने वाली जनरेशन से थे उनके पास काफ़ी स्किल थे, ऑर्गेनाइजेशन स्किल काम हुई और लड़कियां लड़कों से आगे बढ़ने लगी। यानी जो ह्यूमन रिसोर्सेज थे अब वो किस में काम कर रहे थे, वुमेन की एम्पावरमेंट में काम कर रहे थे। और इससे हमारी जो मॉडर्नाइजेशन है उसके दरवाजे खुले थे। जब जब एक औरत पढ़ने लगेगी तो आपको पता है ना, हमने ये सुना है कि एक औरत सिर्फ खुद नहीं पढ़ती, वो 2 परिवारों को पढ़ाती है ना। तो इसीलिए वुमेन की एजुकेशन बहुत ज़रूरी थी एंड इट वाज लाइक अ डोर टू दी लाइक मॉडर्नाइजेशन। हमारे मॉडर्नाइजेशन जो इंडिया में आई उसके लिए जो दरवाज़ा था वो यही था कि वुमेन की एजुकेशन हो। अब इसका इम्पोर्टेंस क्या है, क्योंकि देखो रिलीजियस कल्चर हर तरह की चीज़ों में वुमेन की पढ़ाई बहुत इम्पॉर्टेंट है। अगर मैं वेदों की बात करूँ, अकॉर्डिंग टू वेदास ऑल्सो वुमेन के पास अपनी अपॉर्चुनिटी होनी चाहिए ताकि वो वेदों की ज्ञान ले सके, है ना। मतलब वेद में भी ये लिखा है कि एक स्त्री के पास ये फ्रीडम होना चाहिए कि वो वेदों का ज्ञान प्राप्त कर सके। और यहाँ वेद मतलब हमारे सिंपल एजुकेशन जो हम बात कर रहे हैं वो भी तो एक ग्रंथ ही है हमारे सारे एजुकेशन। तो उनकी भी वुमेन के पास एक अधिकार होना चाहिए, क्योंकि एक जब वुमेन पढ़ जाती है तो वो सबको पढ़ाती है।
ठीक है? उसके बाद हम बात करते हैं, देखो वुमेन के लिए इन्होंने बहुत काम किया। फिर हम बात करते हैं कोठारी कमीशन की। आपने इसको भी बहुत बार सुना होगा, कोठारी कमीशन के अकॉर्डिंग क्या होता है, क्या है ये कोठारी कमीशन। तो कोठारी कमीशन आया कब था? ये आया था 1964 से 66 में, ठीक है? और ये किसमें था? ह्यूमन रिसोर्सेस पूरी तरह से डेवलप हों और ह्यूमन बीइंग्स इम्प्रूव करें एंड अपने कैरेक्टर को माउल्ड कर पाएँ। तो ये बात कोठारी कमीशन कहती थी। मतलब एक तरह से यहाँ पर एजुकेशन में एक बहुत बड़ा चेंज आया था कि जो हमारी एजुकेशन है वो ओवरऑल डेवलपमेंट पर काम करे, सिर्फ पढ़ाई पे किताबों पर काम ना करके ओवरऑल डेवलपमेंट में काम करे। ये सबसे, और इन्होंने कहा कि जो इन्फेंसी वाले ईयर्स होते हैं ना, वो जो बच्चों के होते हैं वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी खास पीरियड होता है, जो इन्फेंसी वाला पीरियड होता है। तो उसके अंदर जो वुमेन की एजुकेशन है ना, वो सबसे ज़्यादा प्रभाव डालेगी बच्चे के ऊपर। इन्फेंसी वाले पीरियड में जब बच्चा जो सीखता है ना, वो हमेशा याद रखता है, और वो किससे सीखेगा? वो अपनी मदर से ही तो सीखेगा। तो अगर उसकी मदर ही अनएजुकेटेड होगी तो बच्चा क्या सीखेगा? So the main purpose of educating the women is to educate his or like to educate her child. अगर उसके बच्चे को एडुकेट करना है तो उसको एडुकेट करना बहुत ज़रूरी है। क्लियर? तो यहाँ पर आर्टिकल 15 एक बात और कह देता है कि सेक्स के बेसिस पर भी हम एजुकेशन में कोई डिफरेंशिएशन नहीं कर सकते। आर्टिकल 15 क्या कहता है? दैट स्टेट शिल नॉट डिस्क्रिमिनेट अगेंस्ट एनी सिटीजन ऑन ग्राउंड ओनली ऑफ सेक्स। मतलब एक मेल है या फीमेल, उसके आधार पर आप कोई भी भेदभाव किसी के साथ नहीं कर सकते। ठीक है? तो वुमेन के लिटरेसी लेवल को बढ़ाने के लिए, लिटरेसी लेवल होता है कि उनका जो रेट है पढ़ाई का वो बढ़े। मतलब पहले वुमेन का लिटरेसी रेट बहुत कम था, मतलब 100 में से एक औरत पढ़ती होगी, बहुत कम। अभी तो आप देखेंगे 100 में से 90 औरत पढ़ रही हैं, 10 ही होंगी जो नहीं पढ़ रही, है ना? तो यानी लिटरेसी रेट तो बहुत बढ़ गया है अभी फ़िलहाल वुमेन का। एंड वी कैन सी अराउंड अस, अब तो वुमेन ही ज़्यादा ग्रो कर रही हैं मैन के कंपैरिजन में। लेकिन उस टाइम पे वुमेन के एम्पावरमेंट के लिए काफ़ी स्टेप्स लिए गए थे, जैसे कि सोशल वेलफेयर मेजर, लाइक जो सोशली समाज में कुछ ऐसी प्रथाएं थी जो चलती आ रही थी औरतों के लिए, जैसे कि डॉरी, दहेज जिसे कहते हैं, चाइल्ड मैरिज, बचपन में ही मतलब शादी कर देते थे। उस शादी कर दी तो भाई घर के काम आ गए, फिर पढ़ाई लिखाई तो गई। फिर कास्ट सिस्टम था, है ना? बहुत सारी प्रैक्टिस, चाइल्ड लेबर, इन सबको सबसे पहले तो हटाया गया, इनको एलिमिनेट करने का सोचा गया। ठीक है? हालांकि अभी भी डॉरी कहीं जगह ली जाती है, दहेज लिया जाता है। चाइल्ड मैरिज तो खैर अभी बिल्कुल ही ना के बराबर लाइक है। तो ये सब चीज़ों को अवेयरनेस प्रोग्राम से हटाने की कोशिश की गई। अवेयरनेस प्रोग्राम ही एक ऐसी चीज़ है, अवेयरनेस क्या होता है कि हम लोगों को जागरूक कराएं कि ये गलत है। क्योंकि असल में हम गलतियां क्यों करते आ रहे हैं? क्योंकि हमें यही नहीं पता कि गलत क्या है और सही क्या है। तो जब तक लोगों को ये पता नहीं चल जाएगा कि गलत और सही में अंतर क्या है, तब तक तो वो गलतियां करते ही जाएंगे। सो अवेयरनेस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। जब हम अवेयर कर देंगे ना लोगों को, वो तब गलतियां करना बंद कर देंगे। फिर एजुकेशन, सोशल एजुकेशन ऑफ अडल्ट वुमेन को भी एजुकेशन प्रोवाइड करी, गर्ल एजुकेशन दी गई। उन्हें सिंपल स्किल सिखाए गए, जैसे सिलाई करना, हैंडीक्राफ्ट्स, ये सब चीज़ें सिखाई गई और नए नए नॉलेज दिए गए। तभी आपने मतलब, और एक कम्युनिटी की तरफ, समाज की तरफ वुमेन का भी रोल आने लगा। मतलब पहले जो वुमेन थी ना, उसका क्या रोल था? भाई शादी करो, बच्चे करो, घर संभालो, यही आपका रोल है। लेकिन जब वो चीज़ें सीखने लगी, वो स्किल्स सीखने लगी, उन्हें सिलाई आई, बुनाई आई, है ना, हैंडीक्राफ्ट्स, अलग अलग नए नए तरीके की चीज़ें बनाने लगी, तो उनका रोल कहाँ पे गया? सोसाइटी की तरफ उनका भी अधिक रोल आ गया। मतलब उन, यानी अब सोसाइटी के लिए वुमेन का काम सिर्फ बच्चे करना और बच्चे पालना और घर का काम करना नहीं था।
अभी सोसाइटी की तरफ वुमेन का और भी रोल थे। तो जब उसके रोल बढ़ गए, उसकी वैल्यू भी बढ़ गई। देखो, आप अपने घर में भी देखो, जब आप कुछ काम करते हो तो आपकी एक अलग वैल्यू होती है, और अगर आप सारा दिन पड़े रहेंगे तो आपकी वैल्यू नहीं होगी। सेम वॉज विद वुमेन। वुमेन को पहले पढ़ाया ही नहीं जाता था, जब वो कुछ काम ही नहीं करती थी तो उसकी वैल्यू क्या होगी। फिर जब धीरे धीरे वो काम करने लगी तो उनकी वैल्यू बढ़ती चली गई। उसके बाद तीसरी चीज क्या करी गई, एजुकेशन ऑफ द गर्ल्स एट सीनियर सेकेंडरी स्टेज। इस स्टेज पर ये ध्यान दिया गया कि गर्ल की एजुकेशन को बढ़ावा दिया जाए। ये इस पर जोर डाला गया कि अगर चलो माँ बाप क्या करते थे कि हम बच्चे को लड़कों के साथ नहीं भेजेंगे, तो सेपरेट स्कूल्स बनाए गए गर्ल्स के लिए, ताकि वो पढ़ाई कर सके और माँ बाप भी भेजने को तैयार रहे। क्योंकि अब भाई उनका ये भी रोना था अलग कि हम लड़कों के साथ नहीं भेजेंगे। तो गर्ल्स के लिए स्पेशल स्कूल्स बनाए गए, स्पेशल हॉस्टल्स बनाए गए। तो आप देख रहे हैं कि गर्ल्स के लिए कितनी चीजें की गई, है ना। और आज आप इसको देख सकते हो, आज आप रियलाइज नहीं करोगे कि ये क्या हुआ है, बट नाउ आप, क्योंकि अब हमें मिल चुका है। लेकिन अगर हम उस एरा के अंदर होते जहाँ पर हमें एजुकेट करने से मना कर दिया जाता, हमारे ऊपर पैसे लगाने से मना कर दिया जाता, तब हमें रियलाइज होता कि ये कितना गलत था, है ना। तो अब ये हमारा है वुमेन के लिए क्या क्या किया गया। अब एक रिकॉल 28 के भी हमने सारे आर्टिकल पढ़ लिए हैं, है ना। अब हम बैक करते हैं, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी का भी हमने देख लिया क्या क्या उसने किया। शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब की, बैकवर्ड की। उसके बाद हैंडीकैप्ड की एजुकेशन के लिए भी उन्होंने काम किया। हैंडीकैप्ड लोग कौन से होते हैं, जिनके या तो कोई हाथ या पैर कुछ काम नहीं करता है, तो उनको हम हैंडीकैप्ड के अंदर काउंट करते हैं। मेंटली फिजिकली हैंडीकैप्ड कैसे भी हो सकते हैं। मेंटली हैंडीकैप्ड मतलब जैसे आपने कुछ बच्चे देखे होंगे जिनकी दिमागी हालत ठीक नहीं होती और वो कुछ भी करते रहते हैं। तो मेंटली हो या फिजिकली हैंडीकैप्ड हो, दोनों ही केसेस के अंदर क्या करा गया, एक राइट बनाया गया दैट उनको इनकरेज किया जाएगा कि वो भी एजुकेशन प्राप्त करें, ताकि वो कम्युनिटी के, समाज की प्रैक्टिसेस में भाग ले सके। तो उनके लिए स्पेशल स्कूल्स बनाए गए, हॉस्टल्स बनाए गए, टीचर की ट्रेनिंग की गई कि उनको किस तरह से पढ़ाया जाना चाहिए। उनके अंदर कॉन्फिडेंस डेवलप किया कि भाई तुम भी एक नॉर्मल चिल्ड्रन जैसे ही हो, तुम उनसे कुछ अलग नहीं हो। तो ये सब चीज़ें करी गई किसके लिए, हमारी वीकर सेक्शन को इम्प्रूव करने के लिए। वीकर सेक्शन में हमारे कौन कौन आ गए हैं यहाँ पर, हैंडीकैप लोग, वुमेन आ गई, तब की बात कर रहे हैं हम, ठीक है। ST SC, शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, अदर बैकवर्ड, OBCs, है ना। सब चीज़ें हमारे पास आ गई हैं। और जो नेशनल पॉलिसी है वो भी हमने पढ़ ली, क्या क्या उसने दिया। तो ये सब हमारा क्या था, ये जो हमने स्टार्ट किया टॉपिक क्या था, पॉलिसीज, एक्ट्स एंड प्रोविजन, जो कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन हमको देता है। अब बात आती है बीएड के एग्जाम की। वीडियो तो हो गई कंप्लीट, नेक्स्ट टॉपिक हम अगले वीडियो में करेंगे। लेकिन आप बीएड के एग्जाम से जो डर रहे हैं, डरने की जरूरत नहीं है। आप बस जैसे मैं आपको बता रही हूँ ना, आप चीज़ों को समझ लीजिए। और जब क्वेश्चन आए तो आपको क्या करना है, खुद बनाकर आंसर को लिख कर आना है। खुद बनाकर लिखना, आप अच्छी लैंग्वेज यूज़ करना, पॉइंट्स में आंसर को लिखना, आपकी मार्क्स गारंटीड अच्छे आएंगे। बुक में से रटने बैठोगे तो इट विल कंज्यूम योर टाइम ऑल्सो एंड कंप्लीट वेस्टेज ऑफ टाइम। क्योंकि मैं पर्सनली बताती हूँ आपको कि मैंने कोई भी बुक को रटा नहीं, मैंने सिर्फ एक बार गो थ्रू करा और जो मुझे पता था मैं बस उसको लिख कर आई। हाँ, हो कई कई क्वेश्चन में मैंने खुद भी बना दिया, मतलब जहाँ नहीं आ रहा था उससे कनेक्टेड कुछ कुछ लिख दिया, हेडिंग्स बना दी, पॉइंट्स बना दिए, एंड आई गॉट 80 अबव परसेंटेज। तो आपको भी 80 अबव ही लानी होगी भाई। 90 अबव का तो आपका कोई सीन नहीं है ना। 90 अबव का तो अगर सीन है तो थोड़ा सा बुक और अच्छे से रीड कर लेना। तो बेसिकली माय एडवाइस टू यू इज, ध्यान से सुनो और एक बार रीड कर लो और अपने आप आंसर बना के लिख लेना। क्योंकि अभी आप टीचर हो, आपको रट्टे लगाने की ज़रूरत तो नहीं है। अगर अभी भी आपको रट्टे लगाने की ज़रूरत है, देन प्लीज़ इस डिपार्टमेंट को ही छोड़ दो, टीचिंग डिपार्टमेंट को। ओके, सो अगर वीडियो पसंद आई हो देन डू शेयर इट विद योर फ्रेंड्स एंड
Please like and subscribe to our channel and press bell icon to get instant notification of all our videos. मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय.